नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। सरकार ने संसद के बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। कांग्रेस ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। तमिलनाडु में अगले महीने की 19 तारीख को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। कर्नाटक सरकार पहले चरण में 250 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में उन्नत करेगी। सरकार ने ड्रोन के प्रमाणीकरण को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने की योजना अधिसूचित की। और बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के साथ एक दिवसीय और 2020 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। भारत और मध्य एशियाई देशों की पहली शिखर बैठक आज हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से इसकी मेजबानी करेंगे। बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति हिस्सा लेंगे। एक रिपोर्ट। भारत और मध्य एशिया के शीर्ष नेताओं के बीच अपनी तरह की यह पहली बैठक होगी। यह सम्मेलन मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के बढ़ते जुड़ाव का प्रतिबिंब है, जो भारत के विस्तारित पड़ोस का हिस्सा है। इस शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और मध्य एशिया के बीच संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उपायों पर विचार किया जाएगा। सम्मेलन में मुख्य रूप से परस्पर सुरक्षा सहित क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। राष्ट्र ने कल अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। मुख्य समारोह राष्ट्रीय राजधानी में राजपथ पर आयोजित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने परेड की सलामी ली। राष्ट्र सल्यूट, मध्य इस अवसर पर जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी और पुत्र ने राष्ट्रपति से ये सम्मान प्राप्त किया। गणतंत्र दिवस परेड समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ शुरू हुआ। राजपथ पर गणतंत्र दिवस परेड के दौरान भारत की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता, सामाजिक और आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन किया गया। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 12 तथा मंत्रालयों और विभागों की 9 झांकियां परेड में दिखाई गईं। रक्षा मंत्रालय ने समाज के ऐसे वर्गों को परेड देखने का अवसर प्रदान करने के विशेष प्रबंध किए थे, जो पहले परेड नहीं देख पाते थे। ऑटो चालकों, श्रमिकों, सफाई कर्मचारियों और अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्यकर्मियों को गणतंत्र दिवस परेड देखने के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। देश का गणतंत्र दिवस दुनिया भर में भी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और दूतावासों ने कई कार्यक्रमों तथा सांस्कृतिक समारोह का आयोजन किया। दुनिया भर में फैले भारतीय समुदाय ने इन कार्यक्रमों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। सरकार ने संसद के बजट सत्र की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए 31 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये बैठक बुलाई है।
कोविड महामारी की स्थिति को देखते हुए बैठक का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। दोनों सदनों में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को इस बैठक में आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 11 बजे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। कोविड से बचाव के नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए दोनों सदनों की बैठक अलग अलग पारियों में होगी। राज्यसभा की बैठक सुबह 10 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक और लोकसभा की बैठक शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक होगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। नामांकन पत्र 3 फरवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे। इस चरण में 69 विधानसभा सीटों के लिए 23 फरवरी को मतदान होगा। कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी कर दी है। इनमें लालकुआ विधानसभा सीट से हरीश रावत, रामनगर सीट से महेंद्रपाल सिंह, रुड़की सीट से यशपाल राणा तथा हरिद्वार ग्रामीण से अनुपमा रावत पार्टी उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। केदारनाथ विधानसभा सीट से शैला रानी रावत, रानीखेत सीट से प्रमोद नैनवाल, लालकुआ से मोहन सिंह बिष्ट और हल्द्वानी विधानसभा सीट से जोगेंद्र पाल सिंह रोटेला को मैदान में उतारा गया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 89 उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। संदीप राणा को सहारनपुर विधानसभा सीट से, अकबरी बेगम को बिजनौर से, सरोज देवी को हाथरस से, संदीप तिवारी को फिरोजाबाद से और कृष्णकांत शर्मा को बरेली विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। डिचोले विधानसभा सीट से राजेश तुलसीदार पाटनेकर, सांताक्रूज सीट से एंटोनियो फर्नांडीज और कुमार जुए सीट से जनिता पांडुरंग मडकाईकर को उतारा गया है। उम्मीदवारों के नाम भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति ने तय किए हैं। तमिलनाडु चुनाव आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान 19 फरवरी को कराने की घोषणा की है। चुनाव आयुक्त वी पलानी कुमार ने कहा कि 21 नगर निगमों, 138 नगर पालिकाओं और 490 नगर पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए चुनाव एक ही चरण में होंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। मतों की गिनती 22 फरवरी को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। सरकार ने संसद के बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। कांग्रेस ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। तमिलनाडु में अगले महीने की 19 तारीख को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। कर्नाटक सरकार पहले चरण में 250 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में उन्नत करेगी। सरकार ने ड्रोन के प्रमाणीकरण को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने की योजना अधिसूचित की और बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के साथ 1 दिवसीय और 2020 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट नेताओं से मुलाकात की और विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। ये बैठक कल दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के निवास पर हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, भाजपा सांसद सत्यपाल सिंह और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पार्टी के नेता शामिल थे। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी के लिए उनकी पार्टी के दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, लेकिन उन्होंने गलत राह चुन ली है। श्री वर्मा ने कहा कि इस संबंध में जाट समुदाय के लोग श्री जयंत चौधरी से बात करेंगे।
गृह मंत्री जी ने बहुत ही तसल्ली से सबको ध्यान से सुना और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि 7 साल हमारी सरकार ने इस समाज के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या काम किए, और सभी ने उसके बाद में ये विश्वास दिया और समर्थन दिया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को दोबारा से वो इसके साथ खड़े रहेंगे। ये तो हम सभी मानते हैं, जो समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन किया वो ना तो उनकी सेहत के लिए ठीक है, ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सेहत के लिए ठीक है, ना हमारे समाज की सेहत के लिए ठीक है। हमारे रास्ते तो उनके लिए खुले हैं ही और पहले भी खुले थे। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री डॉक्टर के सुधाकर ने कहा है कि पहले चरण में राज्य के 250 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के रूप में उन्नत किया जाएगा। वे कल चिकबल्लापुर में आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण की आधारशिला रखने के बाद संवाददाताओं से बात कर रहे थे। ये केंद्र 25,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में 9 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। राज्य में कोविड महामारी की स्थिति के बारे में श्री सुधाकर ने कहा कि बेंगलुरु में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। यहां दैनिक मामले की संख्या सबसे अधिक है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कल राज्य के 12 जिलों की 3,026 पंचायतों में ग्राम वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य सरकारी सेवाएं लोगों की दहलीज तक पहुंचाना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार मार्च के अंत तक समूचे राज्य में ये कार्यक्रम लागू करेगी। ग्राम वन कार्यक्रम के तहत आधार कार्ड, रेशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और 25 अन्य सेवाएं जो कृषि, बागबानी, राजस्व विभाग, महिला और शिशु कल्याण और समाज कल्याण से जुड़े हैं दी जाएंगी। ग्राम पंचायत के तहसीलदार दफ्तर में एक कंप्यूटर और डेटा एंट्री ऑपरेटर गांव से आए लोगों का एप्लीकेशन स्वीकार कर उसे ऑनलाइन भेजेगा। ई गवर्नेंस विभाग इसकी देखरेख संभालेगा। सभी एप्लीकेशन ऑनलाइन प्रक्रिया में पास होंगे। इससे भ्रष्टाचार कम होगा और लोगों को दफ्तर के चक्कर काटना नहीं पड़ेगा। सुधींद्रा, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। तमिलनाडु चुनाव आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान 19 फरवरी को कराने की घोषणा की है। चुनाव आयुक्त वी पलानी कुमार ने कहा कि 21 नगर निगमों, 138 नगर पालिकाओं और 490 नगर पंचायतों में विभिन्न पदों के लिए चुनाव एक ही चरण में होंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा। मतों की गिनती 22 फरवरी को होगी। राज्य चुनाव आयोग 4 मार्च को निगमों के महापौर, उप महापौर तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों के लिए चुनाव कराएगा। सरकार ने ड्रोन प्रमाणीकरण योजना को अधिसूचित कर दिया है। अब ड्रोन का प्रमाणीकरण सरल, तेज और पारदर्शी हो जाएगा। नागरिक विमानन मंत्रालय ने ट्वीट संदेश में बताया कि उदार ड्रोन नियमों, हवाई क्षेत्र के नक्शों, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना और सिंगल विंडो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म से भारत में ड्रोन निर्माण उद्योग को सहायता मिलेगी। इससे भारत विश्व में ड्रोन का गढ़ बनकर उभरेगा। रेलवे ने भर्ती परीक्षाओं की चयन प्रक्रिया को लेकर उम्मीदवारों के विरोध को देखते हुए गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की भर्ती परीक्षा और उनसे संबंधित लेवल 1 परीक्षा स्थगित कर दी है। विभाग ने इस महीने की 14 और 15 तारीख को रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा जारी पहले चरण के कंप्यूटर आधारित परीक्षा के परिणामों को लेकर उम्मीदवारों की चिंताओं और संदेह दूर करने के लिए उच्च स्तरीय समिति भी गठित की है। ये समिति पहले चरण की परीक्षा के परिणामों और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की संक्षिप्त सूची बनाने के लिए इस्तेमाल की गई पद्धति पर विचार करेगी। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपनी शिकायतें और सुझाव rrbcommittee@railnet.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि उम्मीदवारों को अपनी शिकायतें समिति तक पहुंचाने के लिए 16 फरवरी तक का समय दिया गया है। इन पर विचार करने के बाद समिति 4 मार्च तक अपनी सिफारिशें सौंपेगी। मेरा निवेदन है कि कोई भी छात्र कानून को हाथ में न ले। हर एक आरआरबी के चेयरमैन को बोला गया है कि आप जहां पर भी जो भी अपने कंसर्न्स आपके सामने फॉर्मली इनफॉर्मली रखना चाहे, आप उनकी बात सुनिए और उसको सारे कंसर्न्स को कंपाइल करिए। कंपाइल करके कमेटी के पास भेजें और कमेटी आपके साथ डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर रही है। एक ईमेल एड्रेस ऑलरेडी आपके सामने पब्लिसाइज किया गया है। इसके अलावा कमेटी फिजिकली भी देश की कई जगह में जाके आप लोगों से मिलेंगी।
वर्ष के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में महिला और पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल तय हो गए हैं। महिला सिंगल्स के पहले सेमीफाइनल में शीर्ष वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी का मुकाबला अमेरिका की मेडिसन कीज से होगा। दूसरे सेमीफाइनल में अमेरिका की डेनियली कॉलिंस और पोलैंड की इगा स्वायाटेक का मुकाबला होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वेस्टइंडीज के साथ घरेलू एक दिवसीय और T20 क्रिकेट श्रृंखला के लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। एक रिपोर्ट। 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 6 फरवरी से शुरू हो रही है। सभी मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे। 3 मैचों की T20 श्रृंखला 16 फरवरी से कोलकाता में खेली जाएगी। तीनों मैच ईडन गार्डन में होंगे। रोहित शर्मा दोनों प्रारूपों में भारतीय टीम के कप्तान होंगे। वे चोट के कारण दक्षिण अफ्रीका दौरे पर नहीं जा सके थे। लोकेश राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। पूर्व कप्तान विराट कोहली को दोनों टीम में शामिल किया गया है, जबकि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को विश्राम दिया गया है। ऋषभ पंत विकेट कीपर होंगे। कुलदीप यादव की 6 महीने बाद एक दिवसीय टीम में वापसी हुई है। बल्लेबाज दीपक हुड्डा को पहली बार एक दिवसीय टीम में शामिल किया गया है। अंडर 19 के लेग स्पिन गुगली गेंदबाज रवि बिश्नोई एक दिवसीय तथा T20 क्रिकेट में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण करेंगे। हिमांशु कांडपाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला वीर गाथा में प्रत्येक बृहस्पतिवार परिक्रमा कार्यक्रम में प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानियां प्रस्तुत करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में गुरुवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही की वीर गाथा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। आज की कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के 8वें राष्ट्रपति रामास्वामी वेंकटरमण को याद करते हैं। 27 जनवरी 2009 को उनका निधन हो गया था। छोटी सी आयु में ही वे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया था। वेंकट रमन का जन्म 4 दिसंबर 1910 को मद्रास प्रेसिडेंसी के तंजौर जिले के राजामदम गांव में हुआ था। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा प्राप्त की और 1935 में मद्रास उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय में वकालत की। वकालत करने के साथ साथ वे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लेते। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण उन्हें भारत रक्षा नियमों के तहत 2 साल के लिए हिरासत में रखा गया। इस दौरान कानून में उनकी रुचि लगातार बनी रही। 1946 में जब ब्रिटिश साम्राज्य से भारतीय हाथों में सत्ता का हस्तांतरण नजदीक था, भारत सरकार ने वेंकट रमन को मलाया और सिंगापुर में जापानी कब्जे के दौरान सहयोग के अपराधों के आरोप में भारतीय नागरिकों के बचाव के लिए इन देशों में भेजे गए वकीलों के पैनल में शामिल किया। उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में भी मदद की, जिसे 1950 में लागू किया गया। वेंकटरमण उस संसदीय दल का अभिन्न अंग थे जिसने 1950 और 1952 के बीच की अवधि के दौरान भारत की प्रांतीय संसद को फिर से डिजाइन किया। 1950 में वे भारत के अंतरिम संसद और 1952 से 1957 तक पहली संसद के लिए चुने गए। 1957 में वे फिर से संसद के लिए चुने गए। वेंकटरमण ने एक मंत्री के रूप में मद्रास राज्य सरकार में शामिल होने के लिए लोकसभा सीट से
इस्तीफा दे दिया। वेंकट रमन ने 1957 से 1967 तक उद्योग, श्रम, सहकारिता, बिजली, परिवहन और वाणिज्यिक करों के विभाग का दायित्व संभाला। इस दौरान वे उच्च सदन अर्थात मद्रास विधान परिषद के नेता भी रहे। वेंकट रमन को 1967 में केंद्रीय योजना आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्हें उद्योग, श्रम, बिजली, परिवहन, संचार और रेलवे के विषय सौंपे गए थे। उन्होंने 1971 तक ये पद संभाले। 1977 में वेंकटरमण मद्रास दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए और लोक लेखा समिति में अध्यक्ष तथा विपक्षी सांसद के रूप में अपनी सेवाएं दी। 1980 के दशक में केंद्रीय रक्षा मंत्री रहते हुए वेंकट रमन को भारत के मिसाइल कार्यक्रम की शुरुआत करने का श्रेय है। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल कार्यक्रम की जिम्मेदारी सौंपी और संपूर्ण मिसाइल प्रणाली को समेकित किया तथा इसे एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम का नाम दिया। बाद में वे भारत के उपराष्ट्रपति बने और फिर 1987 से राष्ट्रपति का पद संभाला, जहां उन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। भारत माता के इस महान सपूत को हमारा नमन। हम शिक्षक और लेखक आचार्य सीताराम चतुर्वेदी को भी याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 27 जनवरी 1907 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। सीताराम चतुर्वेदी ने हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में 70 से अधिक नाटक लिखे और कई अन्य में निर्देशन, मंचन और अभिनय भी किया। 1935 में उन्होंने निबंधों और व्याख्यानों के साथ महामना मदन मोहन मालवीय के जीवन के बारे में लिखा। 1972 में उन्होंने भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग की आधुनिक भारत के निर्माता श्रृंखला के अंतर्गत महामना की जीवनी लिखी। सीताराम चतुर्वेदी बॉम्बे के पृथ्वी थिएटर में सक्रिय भागीदार थे और उन्हें अभिनव भारत की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भाषा, व्याकरण, साहित्य, नाटक, रंगमंच आदि पर 250 से अधिक पुस्तकें लिखी। उन्होंने तुलसीदास तथा वल्लभाचार्य की जीवनी लिखी और कालिदास के संग्रहित रचनाओं का संपादन किया। बादल ओ नभ के काजल, विरही जनों के करुण आंसू जल, रुक जा रे एक पल। 1968 में सीताराम चतुर्वेदी ने बच्चों में बहुआयामी प्रगतिशील व्यक्ति के गुणों के विकास और उनके चरित्र निर्माण के उद्देश्य से वाराणसी में बाल विश्वविद्यालय की स्थापना की। 17 फरवरी 2005 को उनका निधन हो गया। वाराणसी में 11 दिवसीय रंगमंच उत्सव नाट्य आंदोलन सीताराम चतुर्वेदी की स्मृति को ही समर्पित है। हम इस महान संस्कृति साधक और राष्ट्रभक्त को नमन करते हैं। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। मिलते हैं कल अगली कड़ी के साथ। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता संबंधित किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी। तापमान 5 और 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चेन्नई में बादल छाए रहने और हल्की वर्षा के आसार हैं। कोलकाता और मुंबई में आसमान साफ रहने का अनुमान है। इन महानगरों में तापमान 13 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। उत्तर में जम्मू, लेह और गिलगित में बादल छाए रहेंगे। श्रीनगर और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। इन शहरों में तापमान 0 से 14 डिग्री सेल्सियस और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। पूर्वोत्तर में इम्फाल, शिलंग, आइजोल, कोहिमा और गंगटोक में गरज के साथ वर्षा हो सकती है। अगरतला में सुबह कोहरा छाया हुआ है, बाद में बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 4 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है।
विमलेंदु गणतंत्र दिवस समारोह अखबारों की बड़ी खबर है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, जमीन से लेकर आसमान तक दिखा सेना का पराक्रम। 17 जगुआर विमानों ने बनाई 75 की आकृति, राजपथ पर दिखी विकास और संस्कृति की झलक। नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है, इस बार सबसे बड़ा फ्लाई पास्ट। जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक सब इंस्पेक्टर बाबूराम को मरणोपरांत अशोक चक्र। रेलवे की गैर तकनीक लोकप्रिय श्रेणी एनटीपीसी और लेवल 1 की भर्ती परीक्षाओं का स्थगन अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान का शीर्षक है, हिंसा के बाद परीक्षा पर रोक, बिहार में अभ्यर्थियों ने रेल बोगियां फूंकी, रेलवे ने शिकायतों की जांच के लिए समिति बनाई। जनसत्ता ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान को सुर्खी दी है, अपनी संपत्ति को नष्ट न करें अभ्यर्थी, सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान होने पर अधिकारी उचित प्रक्रिया का करेंगे पालन। पंजाब केसरी की खबर है, 2,85,000 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि, 665 की मौत। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 11% से कम। हिंदुस्तान ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नवीनतम अध्ययन के हवाले से लिखा है, ओमिक्रॉन से पैदा हुई एंटीबॉडी कोरोना के सभी स्वरूपों पर कारगर, डेल्टा के पुनः संक्रमण की आशंका कम, ओमिक्रॉन अनुरूप टीका नीति की जरूरत। दैनिक जागरण की सुर्खी है, 9% हो सकती है भारत की विकास दर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ने भारत की विकास दर को लेकर पूर्वानुमान बढ़ाया, जापान को छोड़कर विकसित देशों और चीन की विकास दर का अनुमान घटाया। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अखबारों में है। नवभारत टाइम्स वोट की खातिर मुफ्त शीर्षक से लिखता है कि देश के उच्चतम न्यायालय ने राजनीतिक दलों की मुफ्त वस्तुएं या सेवाएं दिए जाने की घोषणा को गंभीर माना है। ये सब उन राज्यों में हो रहा है जो पहले से ही कर्ज के बोझ से लदे हैं। दैनिक जागरण की अहम खबर है, आज एयर इंडिया की होगी घर वापसी, पूरी हुई औपचारिकताएं। 69 वर्ष बाद टाटा ग्रुप के पास लौट रही है विमानन कंपनी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। सरकार ने संसद के बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। कांग्रेस ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की। तमिलनाडु में अगले महीने की 19 तारीख को शहरी स्थानीय निकाय चुनाव होंगे। कर्नाटक सरकार पहले चरण में 250 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में उन्नत करेगी। सरकार ने ड्रोन के प्रमाणीकरण को सरल, तेज और पारदर्शी बनाने की योजना अधिसूचित की और बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज के साथ 1 दिवसीय और 2020 क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।